क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। किसी भी देशी विदेशी संस्थान से अनुदान स्वरूप मोटी रकम वसूलने की होड़ में जुटे अनेकों एनजीओज की भीड़ में आज एक एनजीओ ऐसा भी है जो वर्ल्ड बैंक और मैकार्थर फाउंडेशन द्वारा भारी भरकम आर्थिक अनुदान की पेशकश को देश हित में ठुकरा चुका है। बीते 32 सालों से इस उत्तराखंड के पिछड़े इलाके में शिक्षा के सार्थक प्रयासों और सारगर्भित कार्यक्रमों द्वारा देश भर में शिक्षा व्यवस्था को उचित दिशा देने की कोशिश में जुटे सिद्ध नामक उस एनजीओ के संस्थापक का नाम है पवन कुमार गुप्ता। साल 1989 में सिद्ध नाम की संस्था और शिक्षा के क्षेत्र में उसके काम की शुरुआत तब हुई जब पवन कुमार गुप्ता अपनी पत्नी सहित बिहार के फारबिसगंज में अच्छे खासे व्यवसाय को छोड़ पहाड़ों की रानी मसूरी आ पहुंचे। जीवन में सार्थकता की खोज और पहाड़ों से प्रेम की बदौलत शुरू में वे अपने पत्नी के साथ सामाजिक ताना बाना और स्थानीय व्यवसाय को समझने के लिए आसपास के गांवों में घूमा करते थे। जाते जाते 5-6 बार 10 बार गए होंगे तो वहाँ के लोगों को लगा कि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं और शायद कुछ ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे गांव में स्कूल नहीं है, आप ज़रा पढ़ा दीजिए हमारे बच्चों को। तो उसी चक्कर में एक अनौपचारिक रूप से हम लोग पढ़ाने लगे, मैं और मेरी पत्नी। इस प्रकार मसूरी से सटे जौनपुर इलाके के अत्यंत पिछड़े गांवों में सिद्ध के स्कूलों की शुरुआत हुई। तो उन गांव में हम लोगों ने स्कूल शुरू किए गांव वालों के सहयोग से। माने उन्होंने हमको ज़मीन दी, उन्होंने हमको छोटा मोटा मकान दिया और लड़के लड़कियां भी आसपास के क्षेत्र से ही हमने टीचर बनाए। उनको कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं था, उनको हम लोगों ने ही धीरे धीरे ट्रेन किया। फिर कुछ ही सालों में एक चौंकाने वाली समस्या सामने आई। जिन्होंने हमको ये कहा था कि हमारे लिए स्कूल खोलिए, उसी समाज के लोगों ने हमको ये भी कहा कि खासकर महिलाओं ने कि भाई ये तो बच्चे पढ़ लिख करके बर्बाद हो रहे हैं और ये ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। तो हमको ये बात समझ में नहीं आई, धीरे धीरे समझ में आई। बात ये थी कि स्कूल जाने भर से बच्चे खुद को सुपीरियर या श्रेष्ठ और माता पिता और बाकी परिवार को इन्फीरियर या कमतर मानने लगे थे। इस झूठे अहंकार के साथ ही स्कूली बच्चे खेती, गाय बकरी पालन और घर के पारंपरिक कामकाज को कमतर और पिछड़ा मान बैठे और शहरी चकाचौंध को आदर्श। हालांकि सिद्ध ने इस समस्या का समाधान भी ढूंढ निकाला। हमने टेक्स्ट बुक्स पे जोर देना कम कर दिया और हमने अपने तरीके इजाद किए पढ़ाने के, जिसमें हमने जो विषय वस्तु है वो स्थानीय कर दी। जैसे स्थानीय पेड़ पौधे, स्थानीय खान पान, स्थानीय तीज त्योहार, स्थानीय जानवर या नदी नाले। इन स्थानीय वस्तुओं को केंद्र में रखकर सिद्ध ने विषयों को जोड़ना शुरू किया। गणित, भाषा, भूगोल, इतिहास, इन सब को, साथ ही स्थानीय वस्तुओं के महत्व को, उनके स्ट्रेंथ को भी उजागर किया। इससे एक और जहां बच्चों में आत्मविश्वास पनपा, वहीं अपने माता पिता, अपनी परंपराओं के प्रति भी सम्मान बढ़ा। देखते ही देखते उत्तराखंड के दूर दराज के गांवों में सिद्ध के इन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाले स्कूलों की संख्या साल 1989 में मात्र 1 से बढ़कर साल 1996-97 आते आते 35 तक जा पहुंची थी। पर शिक्षा की इस अनूठी मुहिम को साल 2007-08 में तब एक जोरदार झटका लगा जब अजीम प्रेमजी फाउंडेशन नामक देश की एक नामी गिरामी और पैसों से लबालब संस्था ने दोस्ती के नाम पर सिद्ध की पीठ में छुरा भोंका और कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स में सहयोग करने का झांसा दे उनकी पूरी टीम ही ले उड़ी। पर वो 1.5 साल उनका मकसद यही था, मुझे अब लगता है, कि हमारे जो लोगों के बने बनाई टीम थी उसको 6-7-10 गुना सैलरी लेके वो लोग धीरे धीरे 2 साल में यहाँ से 15-20 लोग चले। तो वो बहुत बड़ा झटका था एक बार, पर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बड़ा झटका तो ये कि सिद्ध के स्कूलों की संख्या 35 से सिमटकर अब बस एक गरखेत के इस स्कूल तक रह गई है। हालांकि सिद्ध के उन सभी स्कूलों में हुए शिक्षा के अनूठे और उपयोगी प्रयोगों की धमक
आज देश भर की शिक्षा प्रणाली में हो रहे बदलावों में साफ देखी जा सकती है, जैसे NCERT की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की हालिया पहल। साथ ही पवन कुमार गुप्ता अपनी संस्था को शिक्षा के साथ साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति के भीतर गहरे बैठकर और अधिक उपयोगी शोध की दिशा में ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। क्या पढ़ा लिखा होने में और शिक्षित होने में कोई फर्क है? जी हां, फर्क है। नामी गिरामी स्कूल कॉलेजों में पढ़ा लिखा अनेकों डिग्री होल्डर एक व्यक्ति घनघोर अशिक्षित भी हो सकता है। व्यक्ति, समाज और देश हित में ऐसे ही सूक्ष्म पर महत्वपूर्ण भेदों पर गहन शोध और उन शोध के परिणामों का रोचक सदुपयोग और क्रियान्वयन करने में अनवरत जुटे हैं पवन कुमार गुप्ता और उनकी NGO सिद्ध। शिक्षा में सुधार के साथ साथ पवन कुमार गुप्ता का ध्यान महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर शोध की आवश्यकता पर भी गया, जैसे विकास या डेवलपमेंट की हमारी मौजूदा प्रचलित अवधारणा का संकट। हम लोगों का पूरा डेवलपमेंट जो हुआ है पिछले 70 साल या मैं कहूँगा उससे पहले अंग्रेज़ों के काल से, वो हमारे को अपनी जड़ों से तोड़ने का काम हुआ। हमारी जड़ों से हटा करके कोई एक कृत्रिम दुनिया में हम चले गए। धर्मपाल जी और उनके जरिए गांधी जी के माध्यम से पवन गुप्ता में इस समझ की पुष्टि हुई कि हमारी वास्तविक दुनिया, हमारी जड़ें, हमारी सभ्यता और संस्कार हैं, जबकि स्कूल कॉलेज की डिग्रियों को ही हम शिक्षा मान बैठे हैं। उत्तराखंड के युवाओं को अपनी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ने और पश्चिमी या शहरी चकाचौंध के खोखलेपन का एहसास कराने के लिए सिद्ध ने सन्मति और संजीवनी नाम से आवासीय कार्यक्रमों का आयोजन भी किया, जिससे सैकड़ों युवा लाभान्वित हुए। तब जाकर उन्हें पढ़े लिखे होने और शिक्षित होने का फर्क समझ आया। उनको कहा कि देखो भैया, ये बात सही है और तुम्हारे माँ बाप जानते हैं वो क्या पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ है? वो साहब अनपढ़ हैं पर शिक्षित हैं। तो उनको पहली बार पढ़े लिखे होने का और शिक्षित होने का फर्क समझ में आया। दाऊद इब्राहिम हो सकता है पढ़ा लिखा हो, शिक्षित नहीं है। सिद्ध अपने प्रकाशनों, पुस्तकों, शोध दस्तावेजों और अपनी पत्रिका रहबार के जरिए अपने विचारों और सुधारों के प्रचार प्रसार में भी अनवरत जुटा है। साथ ही समय समय पर कई सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी भारतीय सभ्यता की मूल मान्यताओं पर प्रकाश डालने में प्रयासरत भी है। जैसे भारतीय जड़ों में सनातन है, वो सत्य जो अडिग है, इटर्नल है। हमारी सभ्यता समग्र जड़ चेतन के बीच परस्पर अंतर संबंधों पर आधारित है। Everything is connected with everything else. Nothing is in isolation. ये तो ह्यूमन बीइंग को अलग कर दिए, शेष प्रकृति अलग है। तो सेव द अर्थ, यार तुम कौन होते हो सेव द अर्थ करने वाले? अर्थ अपने आप सेव कर लेगा, तुम कुकर्म करना बंद कर दो। पवन जी के इन सुविचारों को सुन स्वयं प्रकृति भी अवश्य मुस्कुरा रही होगी। पवन कुमार गुप्ता केवल जुबानी जमा खर्च में ही विश्वास नहीं रखते, वे अपने सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रतिपादन भी करते हैं। जैसे मसूरी के पास ही केम्प्टी फॉल से सटे सिद्ध के इस LRC यानी लर्निंग रिसोर्स सेंटर में आयुर्वेदिक उत्पादों और हैंडलूम जैसे कुटीर उद्योगों के माध्यम से उनके शिक्षा के सिद्धांतों का व्यावहारिक अनुपालन भी हो रहा है। सिद्ध में सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष के बीच का संतुलन LRC या लर्निंग रिसोर्स सेंटर में बिल्कुल स्पष्ट है। शिक्षा में स्थानीय वस्तुओं पर जोर की तर्ज पर ही यहाँ स्थानीय उपज का सदुपयोग करने वाली उत्पादन इकाई भी है। और सिद्ध की अभी एक यूनिट चलती है हिमालय हाट नाम से, जिसमें स्थानीय उत्पादन सहित उस उत्पादन होता है। उसमें हम 3 प्रकार की चीजें बनाते हैं। हिमालय हाट के उत्पादों के वो 3 प्रकार हैं। एक, स्वास्थ्य संबंधी आयुर्वेदिक औषधि जैसे शीतोत्पलादि, लवण भास्कर, त्रिफला और हिंगाष्टक। दूसरा प्रकार, त्वचा की देखभाल संबंधी जैसे एप्रिकॉट क्रीम, एप्रिकॉट ऑयल और एप्रिकॉट स्क्रब।
और तीसरा प्रकार है भोजन संबंधी, जैसे चाची का नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सिनेमन पाउडर जैसे मसाले तथा समयानुसार मक्के के लड्डू, मणवे के बिस्किट इत्यादि। साथ ही एलआरसी में जैविक खेती भी होती है। जैसे खेती में हल्दी उगाते हैं, अदरक उगाते हैं, राजमा उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, तो कई प्रकार की सब्जियां उगाते हैं और अधिकतर ऑर्गेनिक ही सब्जियां उगाते हैं हम लोग। इनके अलावा यहाँ एक इकाई हैंडलूम या हथकरघा जैसे कुटीर उद्योग की भी है, जहाँ हाथ से बुने कपड़ों का उत्पादन होता है, हालांकि एक सीमित स्तर पर। साथ ही एलआरसी का यह परिसर समय समय पर पहाड़ों के बीच इस रमणीक वातावरण में गोष्ठियों, सेमिनार, वर्कशॉप्स, रिसर्च सेंटर, रिट्रीट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के भी काम आता है। आज अनेकों एनजीओज या गैर सरकारी संस्थाओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आए दिन लगते रहते हैं। कुछ पर तो देशद्रोह जैसे संगीन आरोप भी। ऐसे में पवन कुमार गुप्ता का एनजीओ सिद्ध शायद इन आरोपों का एक अपवाद है। देखिए कैसे। धन की आवश्यकता तो किसी भी संस्था को होती है। दिसंबर 1989 में पंजीकृत हुए एनजीओ सिद्ध को भी थी। सेव द चिल्ड्रन फंड यूके, मतलब ये कई जगह है पर ये यूके की संस्था थी। तो ये इन्होंने सबसे ज्यादा मेरी मदद की। उसके बाद बहुत सारी संस्थाओं ने बहुत जगह से हमको मदद मिली, पर हमको कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। मैं आपको बताऊं, इट्स ऑलमोस्ट फेल इनटू माय लैप। और तो और तत्कालीन यूपी काडर के एक आईएएस अधिकारी एसके दास ने तो बिना मांगे ही अच्छी खासी मदद की थी। उन्होंने मेरे को फोन करके बोला है मेरे पास 25 लाख रुपए, तुम कुछ काम करो, मैं तुमको देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ इसका क्या होगा, तुम ठीक जो भी करोगे ठीक करोगे। ऐसी निजी सहयोग राशियों के अलावा दुनिया भर से सिद्ध को आर्थिक सहायता देने वाली संस्थाओं में प्रमुख हैं टाटा और क्राई जैसी देसी संस्थाएं तथा सेव द चिल्ड्रन फंड, पाथ और एक्शन एड जैसी विदेशी संस्थाएं। पर कई संस्थाओं के पैसे ठुकराए भी गए। कई लोगों के पैसे ठुकराए भी हमने। मैकआर्थर फाउंडेशन के पैसे हमने ठुकरा दिए क्योंकि उनकी कंडीशंस ऐसी थी कि हम बोले हम नहीं लेंगे। वर्ल्ड बैंक के पैसे हमने ठुकरा दिए, उन्होंने भी एक स्कीम हमको दी, हमने ठुकरा दिए, हमने नहीं लिए। पर काफ़ी संस्थाओं से लिए और हमारा धीरे धीरे ये दिमाग बनने लगा कि ये लोग हिंदुस्तान को भला तो नहीं करना चाहते। इतनी पेशकश ठुकराने पर अब पवन गुप्ता की सिद्ध का काम कैसे चलता है? एक छोटा सा कॉर्पस हमने डेवलप कर लिया। तो वो कॉर्पस की इनकम हमको आती है। वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हमको सड़क पे नहीं ला सकता, मतलब कोई। पवन कुमार गुप्ता और उनके एनजीओ सिद्ध के अनुभवों से स्पष्ट है कि अच्छे लोगों और उनके सत्प्रयासों के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में किसी न किसी माध्यम से स्वयं भगवान भी मदद को तत्पर होते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे आखिर क्यों फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन जैसे मूर्धन्य साहित्यकार तथा जेपी और लोहिया जैसे चोटी के समाजवादी नेताओं का पवन गुप्ता के घर अक्सर आना जाना था। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फैमिली, फारबिसगंज और फणीश्वरनाथ रेणु, ग्रामीण परिवेश और साहित्य के इन अनुभवों के साथ साथ व्यवसाय, सार्थक राजनीति और सामाजिक सरोकार के पारिवारिक संस्कारों का भी पवन कुमार गुप्ता पर काफी गहरा असर पड़ा। भले ही पवन कुमार गुप्ता का जन्म और शुरुआती शिक्षा कलकत्ता में और इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली में हुई हो, पर उनका लगाव बिहार के फारबिसगंज से हमेशा बना रहा, जहां उनके पिता बिरजू बाबू एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। मेरी सारी छुट्टियां फारबिसगंज एक उस समय पूर्णिया जिला हुआ करता था, बिहार का। वो पूर्णिया जिला में एक फारबिसगंज नामक एक जगह, एक छोटा सा शहर था, कस्बा बोल लीजिए। अब वो अररिया जिले का हिस्सा हो गया। तो फारबिसगंज में बीती हमारी सारी छुट्टियां और मेरे को बड़ा लगाव था वहां पे। साल 1976 में आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के बाद पवन जी ने फारबिसगंज में ही एक फैक्ट्री लगाई
और उसे 10 साल तक सफलतापूर्वक चलाया भी। फिर विपश्यना और बुद्ध धर्म के साहित्य से प्रभावित हो वो सब कुछ छोड़ छाड़ सपत्निक मसूरी आधम के। जीवन के इस उतार चढ़ाव में उनकी पत्नी उनके साथ खड़ी रही। निडर है, जो काम कोई नहीं कर सकता वो करते हैं और निभाते हैं उसे, तो ये एक बात है। और देश के लिए हमेशा चिंतन करते रहते हैं और काफ़ी कुछ चिंता भी रहती है। पवन जी के फारबिसगंज वाले पैतृक निवास पर समाज के लगभग हर वर्ग के लोगों का नियमित जुटान होता था, पर सबसे खास अतिथियों में शामिल थे फारबिसगंज के ही निवासी फणीश्वरनाथ रेणु और बाबा नागार्जुन। नागार्जुन भी रुकते थे, बाबा नागार्जुन, तो ये लोग तो आते जाते रहते थे। मेरे पास आज भी उनकी दुनिया भर की चिट्ठियाँ पड़ी हैं रेणु जी की, मेरे पिताजी को लिखी हुई, फ़ोटो हैं, धान रोपने की रस्में होती थी उसमें उसकी फ़ोटोएँ हैं, और उनका एक चेक भी है मेरे पास 500 रुपये का, मेरे पिताजी के नाम लिखा हुआ। फारबिसगंज के ही ग्रामीण परिवेश की पृष्ठभूमि पर लिखा रेणु जी का अमर उपन्यास मैला आंचल को भला कौन हिंदी प्रेमी नहीं जानता। फिर बाबा नागार्जुन भी तो समतामूलक समाज के पैरोकार साहित्यकार थे ही। शायद इन्हीं महामानवों के संपर्क की बदौलत एक धनी व्यापारी परिवार से आने के बावजूद पवन जी को पिछड़े इलाके में शिक्षा जैसे सामाजिक सरोकार वाले विषय पर अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देने की प्रेरणा मिली हो। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारतीय समाजवाद के दो सबसे मजबूत स्तंभ माने गए हैं और इन दोनों का पवन कुमार गुप्ता के परिवार से काफी नजदीकी नाता रहा है। शायद इसीलिए पवन गुप्ता के लंबी राजनीति का समाजवाद से गहरा नाता जुड़ गया है। बचपन से ही जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे भारतीय समाजवाद के बड़े नेताओं को देखते सुनते पवन कुमार गुप्ता बड़े हुए। कलकत्ता के घर से लेकर फारबिसगंज के उनके पैतृक आवास तक इन दोनों दिग्गज समाजवादियों का अक्सर आना जाना लगा रहता था। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी 42 में भी हमारे यहाँ ये लोग भेष बदल के रहे, दोनों के दोनों, मतलब अलग अलग समय में जेपी और लोहिया। मतलब मेरी ताई जी एक को बोलती थी इसका दिवालिया पिट गया है इसलिए मुंह छुपाने के लिए यहाँ रुका हुआ है नेबर्स को बोलने के लिए, और दूसरे को कुछ और बोल के, तो ऐसे ये लोग यहाँ ही रहते थे। दरअसल पवन कुमार गुप्ता के ताऊजी बालकृष्ण गुप्ता और डॉक्टर लोहिया कॉलेज के दिनों में कलकत्ता के एक छात्रावास में एक ही कमरे में रह चुके थे। फिर यूरोप में अपनी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर दोनों 1930 के दशक में भारत वापस आकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े। आजादी के बाद भी बालकृष्ण जी डॉक्टर लोहिया के कट्टर समर्थक बने रहे। 1969 में बालकृष्ण जी बिहार से राज्यसभा के सांसद भी चुने गए। इन सब का पवन गुप्ता पर गहरा असर पड़ा। हमारा एक अड्डा था घर, मार्बल हाउस वॉज अ वेल नोन प्लेस इन कैलकाटा, कि अगर मतलब सोशलिस्टों का अड्डा था वो एक तरह का। तो ये प्रभाव मेरे पे तो पड़ा ही है इसका, इसमें कोई शक नहीं है। साल 2014 में आम आदमी पार्टी से थोड़े समय के लिए जुड़कर पवन जी का मन इतना खट्टा हुआ कि फिर उन्होंने कभी पलटकर सक्रिय राजनीति की ओर नहीं देखा। हालांकि लगभग सभी पार्टियों से बुलावा लगातार आते रहते हैं, जैसे प्रोफेसर आनंद कुमार और योगेंद्र यादव का दबाव स्वराज पार्टी से जुड़ने के लिए। तो मैं बोला वंस बिटन ट्वाइस शाय, क्योंकि योगेंद्र यादव को मैं और भी अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि उसको तो मैं अभी जाना था, अरविंद को तो, पर योगेंद्र को तो मैं 25 साल से जानता हूँ। तो मैं बोला नहीं भैया, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। भले ही डॉक्टर लोहिया की भांति सक्रिय राजनीति को अल्पकालिक राजनीति मानकर पवन जी उससे कभी न जुड़े, पर अपने गहन शोध और समाज सेवा के कार्यों के माध्यम से सचमुच सामाजिक बदलाव की कुवत रखने वाली अपनी लंबी राजनीति को पवन कुमार गुप्ता हमेशा जारी रखेंगे। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जबरदस्त और अत्यंत उपयोगी योगदान करने के साथ साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर सार्थक और गहन शोध में जुटे पवन कुमार गुप्ता के बारे में जानकर आप खुद को बोलने से नहीं रोक पाए होंगे।
क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।